हाँ, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एज मटेरियल प्रॉपर्टीज, ओके, बेस्ड ऑन द आइडिया कि जो अभी तक हमने निकाला था, दैट इज बी इन अ मटेरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। एक तो ये, दूसरा बी इज म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, दैट इज जाई बोलते हैं शायद इसको, हाँ, दैट इज ससेप्टिबिलिटी सॉरी। अच्छा, मुझे एक सवाल का पहले ही जवाब दे दो, बिकॉज मुझे लगता है बाद में एक्सप्लेन हो जाएगा ये। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैंने एक पीस ऑफ आयरन रखा, सॉफ्ट आयरन, कहां को जाएगा ये? लेफ्ट को या राइट को? क्यों? मेरा सवाल अगर टफ लगा हो तो बताओ। What will happen to the piece of iron? Will it move to the left or right, or you have some other answer? ऑनलाइन बता सकते हैं बच्चे? बड़ा सिंपल है यार, क्या हो गया? शर्मा क्यों? समझ नहीं आया कनिष्क? पीस ऑफ मेटल है, मतलब स्टील का, सॉफ्ट आयरन का, और मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, क्या करेगा ये? बताओ जल्दी से। अगर हम फील्ड यूनिफॉर्म ही रख रहे हैं, वी आर एबल टू कीप इट यूनिफॉर्म, व्हाट विल हैपन? जिसको कहीं नहीं जाना है, इट विल स्टे वेयर इट इज। उससे, वो तो चलो ठीक है, उससे क्या होगा? ठीक है, आ जाएगा, लेकिन ये मूव नहीं करेगा, मतलब कि करेगा? चलो ठीक है, देखो बेटे, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो फेल कर देता हमको। जब हम नॉर्थ साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म, क्या होता है ये? ठीक है, और इसमें अगर आप एक आयरन पीस रखोगे तो वो अट्रैक्ट होता है। क्या कहानी है, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट, आपने बचपन से यही देखा है एक्चुअली। आपके हाथ में जब मैग्नेट का पीस होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ही प्रोड्यूस करता है, वो यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। क्लियर है कि नहीं? फॉर दैट मैटर, मान लो ये नॉर्थ था, सही बात है, और ये क्या होना था बेटे? मुझे ये बताओ, क्या आयरन पीस नॉर्थ को ज्यादा अट्रैक्ट होता है, साउथ को कम होता है? मुझे ये बताओ जरा। क्या मैं इस मैग्नेट को पलट दूं अगर, तो क्या आयरन पीस अट्रैक्ट नहीं होगा? तब भी होगा, तब भी होगा। सही बात है कि नहीं? कि नहीं आया समझ? सुबह क्लियर है? ऑनलाइन बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आयरन पीस कहां से कहां जाता है? वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर, इट डज नॉट गो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। किस खुशी में? ठीक है, ओके, की बात नहीं समझ आई? ठीक है, मतलब ये समझ लो कि मेरे पास एक आयरन पीस है, इसको मैंने यहां से एक मैग्नेट रखा, ठीक एक जैसा ही मैग्नेट यहां से रखा, तो ये कहां चला जाएगा? कहीं को भी नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ इसके साथ यहां। ओके, तो ये एक अच्छा तरीका होता है मटेरियल बिहेवियर समझने का। हालांकि मैंने क्वेश्चन पहले ही दे दिया, बिकॉज आई वांटेड कि आप मतलब अपने दिमाग से कुछ सोचो, फिलहाल आपके दिमाग में थोड़ा सा टॉर्चर हो, दैट्स व्हाई आई पुट दिस अप। नेवरदलेस, ये ध्यान रखना बेटे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मटेरियल नॉर्मली अट्रैक्ट नहीं होता है, इट गोज नोवेयर। इसके पीछे स्टोरी है, मैं समझा पाऊँ शायद आने वाले टाइम में तुम्हें, लेकिन फिलहाल मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। थिंक थ्रू एक्सपीरियंस,
कि हम जो मैग्नेट यूज करते हैं ना आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने के लिए, वो होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड। क्या होते हैं वो? दे आर नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है कि नहीं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल नॉर्मली नॉट डू एनीथिंग विद द मेटल पीस। ओके, समझ गए मेरी बात की नहीं? और कहीं ना कहीं यहाँ आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बायस आ गया, सही बात है कि नहीं? है ना, कि फील्ड यहाँ से वहां जा रहा है तो ये अट्रैक्ट तो होता ही है, तो अलोंग द फील्ड अपोजिट टू द फील्ड जैसा कुछ ना कुछ फील हुआ, बट ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं? तो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डू वर्क ऑन दिस कि जी ससेप्टिबिलिटी जो है दैट डिटरमाइंस कि मटेरियल कैसा है। ओके, तो मैंने पिछली बार भी कहा था अगर ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 है, ऑफ कोर्स मतलब इतनी भी नेगेटिव नहीं होती, थोड़ी सी लेट्स से -0.2 -0.3, तो जो ये जो फैक्टर है रिलेटिव परमेबिलिटी ये लेस देन 1 हो जाएगा। सही बात है, यानी कि वैक्यूम में जो फील्ड आपने एस्टैब्लिश किया हुआ था, ऐसे मटेरियल में वो फील्ड वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट विल रिड्यूस द फील्ड। ऑफ कोर्स डाइपोल्स उल्टे चला के, वो हम मैकेनिज्म पे नहीं आते हैं फिलहाल, असर को समझो। सच मटेरियल्स आर नोन एज डायामैग्नेटिक। अभी बातें बाकी हैं बेटे। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज व्हिच रिड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे आर सब्जेक्ट टू इट। क्लियर है कि नहीं? जैसे अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें तो ये नॉर्मल फील्ड हमने रखा, ठीक है? जैसे ही इसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा बेटे हमने, तो इट स्टार्ट्स एक्सपेलिंग दीज लाइंस आउट ऑफ इट। ठीक है कि नहीं? आप ऐसे समझ लो, जो व्हाइट लाइंस हैं वो दूर दूर हो गई लेटर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्लैब इन बिटवीन देम। ठीक है कि नहीं? तो ये एक टेस्ट है। टेस्ट क्या, ये एक अंडरस्टैंडिंग है इसकी। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सपेल्स, हम ऐसे बोलते हैं एक्सपेल्स लाइंस ऑफ फील्ड उसका, लेकिन हम मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, कोई लाइंस ऑफ फील्ड नहीं है वहां पे। इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई बात की नहीं? दूसरी बात, इट गेट्स रिपेल्ड, not repelled, it moves from stronger to weaker field, इधर को भागता है। ओके, यानी कि अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखूं ना, कुछ नहीं होगा बेटे, नथिंग विल हैपन। हाँ, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखूंगा देन इट विल गेट रिपेल्ड बाय द, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म मींस आपने यहाँ मैग्नेट रखा हुआ है, फील्ड ऐसा ऐसा है, तो ये जो है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल इट विल स्टार्ट गेटिंग रिपेल्ड। क्लियर है कि नहीं? ओके, देयर आर लैब्स इन डिफरेंट, देयर आर सेटअप्स इन डिफरेंट लेबोरेटरीज अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पे सोलेनॉइड के ऊपर वी कैन मेक थिंग्स लेविटेट बिकॉज ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है कि नहीं? तो कई डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे हैं जो तैर सकते हैं बिकॉज दे फील रिपेल्ड बाय दिस सोलेनॉइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दैट्स समथिंग यू कैन कीप इन माइंड। तो डायमैग्नेटिज्म के 3 पार्ट्स बोले मैंने। एक तो दिस मैथमेटिकल मीनिंग इसका, परमिबिलिटी क्या होती है, लेस देन 1, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, इट इज सॉर्ट ऑफ एंटी ससेप्टेबल, ऐसा समझ लो। ऐसा कुछ वर्ड नहीं है बट मैं जस्ट याद दिला रहा हूँ। एंड उसका फील्ड से क्या इंटरेक्शन है मैंने समझा दिया बेटे। यूनिफॉर्म फील्ड में इट मेक्स इट रिड्यूसेस द फील्ड विद इन इट, यूनिफॉर्म हो या ना हो, कुल मिला के अपने अंदर ये फील्ड को रिड्यूस करता है। दूसरा, इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। ओके, समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ या ना बच्चों? ओके, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेना, फर्दर डिटेल हो सकता है कहीं कहीं हो। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द वंस in which resultant magnetic moment in an atom is zero. Okay, एक एटम में रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होती हैं? होती ही नहीं। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तब हम शायद समझ लें कि ये जीरो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे रिपल्शन क्रिएट करता है एक मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से। एनीवे, when magnetic field is directed, no, ये हम इसे यहाँ पढ़ रहे हैं, bismuth, copper, lead, silicon, nitrogen and water and sodium chloride,
They are diamagnetic materials. Diamagnetism is present in all substances, however weak. In most cases, that is, it gets shifted by other effects like paramagnetic, ferromagnetic effects. यानी कि डायमैग्नेटिज्म सभी में होता है किसी न किसी लेवल पे, बट इट डिपेंड्स और क्या क्या चीजें, तो कहीं ना कहीं वो इसको ओवरशैडो कर लेते हैं. सही बात है कि नहीं? सुवीर, एनी क्वेश्चन बेटे? अच्छे से समझ आया. डायमैग्नेटिज्म का ध्यान रखना, इसका इंटरेक्शन फील्ड के साथ क्या है और हमने क्या गलती करी थी आंसर देने में, दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड. आगे बढ़े. दूसरा, ये है यू आर पैरामैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक में ध्यान रखना, मतलब ओवरऑल डायपोल्स नहीं है, लेकिन उसमें जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब हम मैग्नेटिक फील्ड सामने लाते हैं तो वो रिपल्शन करता है. ये बात याद रखनी है. नेट डायपोल मोमेंट जीरो होती है. पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में डायपोल्स होते हैं. क्या होते हैं? और ये माइल्डली अलाइन हो जाते हैं. फुली नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन माइल्डली अलाइन हो जाते हैं. याद रखना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनकी ओरिएंटेशंस खराब हो जाएंगी. याद है तुमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब पढ़ा था, तब मैंने बोला था कि मटेरियल का जो पोलराइजेशन है वो डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. सेम तरीके से अगर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इसकी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर थोड़ी सी कमजोर हो जाती है. क्लियर? इट लूजेस इट्स ओरिएंटेशन. एक्चुअली बाहर से जो आपने फील्ड लगाया था उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेगा ये. अगर आपने ऐसे लगाया था, ये थोड़ा सा उसको अंदर खींच लेगा, थोड़ा सा इनको टाइट कर देगा. समझ गए कि नहीं? और तो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ नहीं होगा. हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में इट विल मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड्स. ठीक है कि नहीं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है. ससेप्टिबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0 बट 1 से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस फील्ड 10 गुना ही हो गया, वो पैरामैग्नेटिक नहीं हुआ वो चीज. ओके, नोट कर सकते हो. ठीक है. तो जिस तरह से डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल एटम्स हैव जीरो डायपोल मोमेंट, यहाँ क्या पढ़ेंगे? दे हैव फाइनाइट स्मॉल, अपना अपना डायपोल मोमेंट होता ही होता है हर एटम का, जो कि अलाइन होके किसी हद तक अलाइन होके बाहर के फील्ड को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब एक तरह से कह सकते हो एनहांस कर देता है. ठीक है. बिहेवियर विद फील्ड. हाँ, टेम्परेचर की बात है, क्यूरी लॉ पढ़ा है. हाँ ठीक. क्यूरी लॉ इज इंपॉर्टेंट कि क्यूरी लॉ है ना इसमें. हाँ, अगर हम हीट कर दें इसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल को तो इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स पैरामैग्नेटिक नेचर, और टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर आए कि इसका जो पैरामैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी है या आप कह लो मैग्नेटाइजेशन है वो खत्म होके कि इट स्टार्ट्स पासिंग इनटू डायमैग्नेटिक दिस एरिना एक तरह से. और अगर आप ठंडा करते जाएं इट विल स्टार्ट गेटिंग इनटू फेरोमैग्नेटिक जोन्स. हालांकि फेरोमैग्नेट नहीं बनता है इसका, मतलब इसका फेरोमैग्नेट नहीं बन सकते, इसमें ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन है. हाँ, फेरोमैग्नेट को हम पैरामैग्नेटिक जोन में ला सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वो हम पढ़ेंगे आगे. चलो लेट्स राइट इट फर्स्ट. सम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सीजन and copper chloride. Experimentally, one finds that the magnetization of paramagnetic is inversely proportional to the absolute temperature. तो मैग्नेटाइजेशन मेरे बच्चों इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और कांस्टेंट सी रख दिया हमने, और क्या है इसमें? बी नॉट. जो आपने फील्ड लगाया है उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन तो होनी थी, सही बात है, लेकिन साथ ही साथ टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो मैग्नेटाइजेशन गिरेगी. जो मैग्नेटाइज हुआ था मटेरियल दैट्स गोइंग टू लूज. ओके, देन दिस इज क्यूरीज लॉ. Okay, keep working. Thus, for a paramagnetic material, both susceptibility and relative permeability not only depend on the material but also on, in a simple fashion, on sample temperature. As the field is increased or temperature lower, the magnetization increases until it reaches the saturation value.
at which all the dipoles are perfectly aligned with the field beyond which Curie's law no longer is valid. Okay, तो कहता है कि एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब आप टेम्परेचर कम करते जाओगे, ध्यान रखना, टेम्परेचर कम करते जाओगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? ऐसे बढ़ती है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर सैचुरेशन आती है बेटे एक टेम्परेचर पे, दिस ओके, दिस इज अ स्पेशल टेम्परेचर जिसके बाद क्यूरीज लॉ वैलिड नहीं है। क्यूरीज लॉ क्या है? इट इज अ हाइपरबोलिक रिलेशन, ठीक है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन शुड हैव, मतलब एज पर क्यूरीज लॉ अगर मैं बोलूं मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जानी चाहिए थी अगर टेम्परेचर घटता जाएगा, ये एक थ्योरेटिकल क्यूरी लॉ मान लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होता है, यहाँ सैचुरेशन आती है। क्या आती है? एम सैचुरेशन। इससे ज्यादा मैग्नेटाइज एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को आप नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं? यू माइट कॉल दिस टेम्परेचर एज क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है कि नहीं? ये बोला है इसने? नहीं, क्यूरी टेम्परेचर नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यूरी टेम्परेचर दूसरे के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए। दिस इज सैचुरेशन मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान रखना, मैग्नेटाइजेशन जो है वो सैचुरेट हो जाती है बिकॉज आपने अलाइन कर करके, ठंडा कर करके और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा बढ़ा के, ओके, इससे ज्यादा आप मैग्नेटाइजेशन अचीव नहीं कर सकते इसमें, ये ध्यान रखना, ओके। अगर आपको कभी रिलेशन पूछे इसमें और, दिस इज ससेप्टिबिलिटी इंटू एच इक्वल टू सी इंटू म्यू नॉट इंटू एच बाई टेम्परेचर, एच और एच खत्म, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाय टी। तो ये भी एक रिलेशन डेवलप होता है अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है कि नहीं? दो चीजें सीखी हमने, क्यूरीज लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इनका बेसिक क्या है कि डायपोल मोमेंट्स होती हैं इंडिविजुअल एटम्स में और वो अलाइन होती हैं और टेम्परेचर से उनका अलाइनमेंट खराब होता है अगर बढ़ाओगे टेम्परेचर, अगर घटाओगे तो अलाइनमेंट अच्छा होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, इससे ज्यादा अलाइन आप होप नहीं कर सकते, ठीक है? द नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने बोला कि इंडिविजुअल एटम्स का ही डायपोल मोमेंट होता है, नोट कर लिया बेटे, करो करो, इंडिविजुअल एटम्स का ही डायपोल मोमेंट होता है। फेरो में पैचेस होते हैं, यानी कि ऑलरेडी एक सर्टन पैच में लेट्स से सम 10⁻⁹ या 1 बिलियन 1 ट्रिलियन या समथिंग एटम्स ने ऑलरेडी एक अलाइनमेंट बनाया जिसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं उसको? एक डोमेन इज अ सॉर्ट ऑफ मिलीमीटर, सर्टन मिलीमीटर, 1-2 मिलीमीटर जितना एरिया जिसमें काफी एटम्स ने ऑलरेडी अलाइन कर लिया है ऑलरेडी। और तो और ऐसे डोमेन्स बहुत होंगे, ये इधर होगा डोमेन, ये इधर होगा, ये डोमेन है बेटे, है ना, इसमें बहुत सारे एटम्स है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। जैसे आप बाहर का फील्ड लगाते हैं ये डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं कंप्लीटली एंड दे बिकम समथिंग लाइक दिस, दे बिकम अ फुल फ्लेज्ड मैग्नेट। तो इस वजह से क्या होता है, इन डोमेन्स की वजह से एक बड़ा डोमेन बनता है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इन अ वे कि ये कंट्रीब्यूट करेगा बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का बेटे फील्ड ऐसे आता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो ये एक्चुअली कई गुना मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन करता है, सो मच सो दैट ससेप्टिबिलिटी इज ग्रेटर देन, मतलब 1 से भी बड़ा है, ठीक है कि नहीं? दैट मीन्स म्यू आर विच इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज ग्रेटर देन 1। जैसे शायद आयरन के लिए 1000 होता है, आई थिंक दिया होगा वैल्यू, ठीक है? 10⁻11 एटम्स के आसपास एक डोमेन में होते हैं। और आयरन के लिए क्या है ससेप्टिबिलिटी बेटे? ऊपर दिया होगा कहीं, वेयर इज इट? हाँ, फॉर द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर सॉफ्ट आयरन
is greater than 1000, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, ओके, दीज आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, दे हैव 1000 से भी ज्यादा। कुछ समझो इस बात को, सेम करंट से, अगर मैं सेम करंट रखूं एक सोलेनॉइड में, अगर मैं आयरन कोर चिपका दूं इसमें, तो आई कैन इंक्रीज द फील्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स। ये बात समझनी है। इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी हम मैग्नेट्स बनाते हैं या इवन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं, वी यूज आयरन कोर सो दैट करंट कम लगे और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट हो, है ना। जरूरत हो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इज देयर एनीथिंग, हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। इन अ यूनिफॉर्म फील्ड क्या करेगा, आप ये खुद बताओ। कुछ नहीं करेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड में कुछ नहीं करेगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू दी स्ट्रॉन्गर फील्ड, ओके। वीकर से भाग के स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है, ओके। इन अ फेरोमैग्नेट द फील्ड लाइंस आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, इन नॉन यूनिफॉर्म इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम smaller field to larger field. We may wonder to what happens when the magnetism persists, such as called, अच्छा ठीक है, अगर मैग्नेटाइजेशन रह जाए, यानी कि कई बार वो नहीं, वो कील मैग्नेटाइज्ड बन जाता है, रह जाता है, तो अगर मैग्नेटाइजेशन रिटेन कर दी इसने, then such ferromagnets are known as hard ferromagnets। क्लियर है कि नहीं? ये जनरली परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में काम आता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन बेटा, ठीक है। और अगर ना रहे, मतलब रिटेंशन अच्छी ना हो, एक तरह से रिटेन ना करे मैग्नेटाइजेशन को, तो वी कॉल देम दी सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, ठीक है। ओके, इन सम फेरोमैग्नेट मटेरियल मैग्नेट्स persist such as hard, अल्निको है, alloy of iron, aluminium, nickel, cobalt and copper. Okay, the naturally occurring lodestone is another such material. Okay, such materials often form permanent magnets, ठीक है कि नहीं। कंपास नीडल में लगता है, ये बता रहा हूँ मैं, ये पढ़ लेना, लेकिन है ना, this is some theory to be read by you. There is a class of ferromagnetic materials in which the magnetization disappears on removal of external field. Such are known as soft ferromagnetic materials. Okay, तो जैसे सॉफ्ट आयरन है, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम है, ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स हैं। The ferromagnetic property depends on temperature, of course. अगर हम हाई इनफ टेम्परेचर कर देते हैं तो we can destroy the ferromagnetic, यानी कि ऐसा समझ लो, अगर हमने ये डोमेन्स उड़ा देने हैं तो हम इसको हीट करेंगे, they will lose their sort of collective direction, ठीक है। they will, ये भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह इंडिविजुअल एटम्स के लेवल पे आ जाएंगे, जहां तक इनमें डाइपोल मोमेंट की बात है, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा होगा, ध्यान से देखो, जैसे ही ऐसा होगा कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में पास ऑन हो गया, पैरामैग्नेटिक, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सडनली इट विल स्टार्ट फॉलोइंग विच लॉ, क्यूरीज लॉ, ठीक है कि नहीं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, दे पास इनटू पैरामैग्नेटिक। ऑफ कोर्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या फॉलो करते हैं, क्यूरीज लॉ, ठीक है कि नहीं। मतलब कि उनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो टेम्परेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो ऑन एंड सो फोर, वगैरह वगैरह, सही बात है कि नहीं। लेकिन क्यूरीज लॉ इस केस के लिए मॉडिफाई किया गया, क्या किया गया है, मॉडिफाई। तो आई विल राइट द क्यूरीज लॉ फॉर यू इन दिस केस, दैट इज susceptibility is C by is Curie's constant by T minus T Curie. Let's talk about this Curie's temperature. Curie temperature is that temperature is where the transition happens. Okay, transition from ferro into paramagnetic nature. Okay, of course, मान लो suppose किसी मटेरियल का एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो सपोज 70, लेट्स से 390 केल्विन, 390 केल्विन पे वो फेरो से किस में चला गया, पैरा में, तो उसकी ससेप्टेबिलिटी अब लिखी जाएगी C बाय जो भी होगा, सपोज मानो 700 डिग्री पे आ गया, 700 केल्विन पे आ गए, 700 माइनस 39, दिस इज व्हाट इट मींस कि ये जो क्यूरी टेम्परेचर, इसके अलावा जो टेम्परेचर फर्दर बढ़ा है वो यूज करेंगे आप, ठीक है बच्चों। Sorry, there's one thing
आई लेफ्ट इन दैट इज योर डायमैग्नेटिज्म, है ना। ये हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, इतना ही है और क्या करना है इसमें। अलबत्ता डायमैग्नेटिक मटेरियल एक मीजनर इफेक्ट है। मीजनर इफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। अगर आप एक कंडक्टर को सुपर कूल कर दो, ठीक है, सुपर कूलिंग यानी कि कितना भी -200 -150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मान लो, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, मतलब बहुत ठंडा करना है। अ कंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग एज परफेक्ट कंडक्टर, या जिसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर बनने का मतलब ये है कि इसमें रेजिस्टेंस लिटरली नील हो जाती है, जीरो हो जाती है। देयर इज नो रेजिस्टेंस एट दिस स्टेज, फाइन। लेकिन देखा गया है ऐसे स्टेज पे सच सुपर कंडक्टर्स बिहेव एज डायामैग्नेट्स। दैट्स इंपॉर्टेंट हियर। दिस इज नोन एज मीजनर इफेक्ट की जितने भी सुपर कंडक्टर हैं वो क्या बिहेव करते हैं? एज diamagnetic materials. Okay, the most exotic diamagnets are superconductors. These are metals cooled to very low temperature which exhibit both perfect conductivity and perfect diamagnetism. Here the lines are completely expelled, यानी कि इनका susceptibility होता है -1, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इनके अंदर? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड घुस ही नहीं सकता एक सुपर कंडक्टर में, आप ऐसे समझ लो। ओके, and here the field has a superconductor repels magnetic field and by Newton's third law it is repelled by the magnet at the same time. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, खुद भी तो रिपेल होगा ये, ठीक है। और इसी से बच्चों सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रेन। ओके, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माय लिटिल किड। छोटा नहीं है वो, क्या करता है, वो जापानीज ट्रेन्स देखता था, वो थी सुपर कंडक्टिंग मैगलेव, ये ट्रेन्स थी वो। व्हाट दे डू इज कोशिश कर रहे हैं डिजाइन करने की कि जो बेस ऑफ द ट्रेन है वो इसी तरह से लेविटेट कराई जाए। नीचे नीचे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और बेस सुपर कंडक्टिंग है। नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर सुपर कंडक्टर हम बना सकें, कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट, ऐसा नहीं है, तो वो लेविटेट करेगी ट्रेन। उसके बाद हम उसको पुश कर सकते हैं आराम से, देयर इज लिटरली नो फ्रिक्शन। सही बात है। एंड वो नया नया सीखा था इंग्लिश पढ़ना, तो ही वुड रीड स्की मैगलेव। क्या बोलता था वो, इसको याद रहेगी अब। ओके, सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रेन्स बच्चों, तो स्की मैगलेव यही होती है। ओके ठीक है बच्चा, दैट वाज योर सुपर कंडक्टर्स एंड इट्स रिलेशन टू डायमैग्नेटिज्म। हो सकता है टपक पड़े, तो ध्यान रखना। कोई सवाल है मन में, कोई बात है बेटे? क्यूरीज लॉ याद रहा? क्यूरीज लॉ के दो पार्ट्स हैं, एक पैरामैग्नेटिक के लिए एज सच है और दूसरा फेरोमैग्नेट्स के लिए जब हम उनको क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हीट करने लग जाएं, तो क्यूरी टेम्परेचर यूज करके हम उनका क्यूरीज लॉ लिख सकते हैं। एंड दैट्स नथिंग हियर, बस ध्यान रखना। वन लास्ट थिंग इज देयर, दैट इज द हिस्टैरिसीस लूप। ओके, खत्म कर देते हैं, हो जाएगा। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटाइज करते हैं तो इसका बिहेवियर लाइफ टाइम के लिए बदल जाता है, ठीक है। मान लो पहली बार हमने एक सॉफ्ट आयरन पीस लिया, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एच ही है तुम्हारी बुक में, एच वर्सेस बी है। बी मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल, टोटल फील्ड। ओके, अगर हम एच मतलब एक्सटर्नल फील्ड यानी कि एक्सटर्नल करंट है जो हम, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, अगर वो हम बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है, लेकिन एक टाइम आता है ये सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ाते नहीं है हम, ठीक है। अगर हम और बढ़ाएं तो ठीक है बढ़ेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड, इंटरनल मैग्नेटाइजेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंप्रूव नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। ओके, अगर हम ये करंट रिड्यूस कर दें वापस, सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि मैग्नेटिक फील्ड भी यहां आ जाए वापस, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये यहां चला जाता है। यानी कि जब आपने करंट जीरो कर दिया, मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई, ठीक है। तो मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अटका रहा है। सही बात है कि नहीं? ओके कनिष्क, ठीक है।
That means it was not demagnetized. Demagnetization, the process was not achieved well. फिर हमने करंट क्या करनी पड़ेगी और नेगेटिव करनी पड़ेगी, तो ये ऐसे जाता है। यहां आके इस पॉइंट पे आके, यानी कि नेगेटिव एच कह लो आप, उल्टा एच, अगर वो पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव। फिर अगर हम और कर दें इधर तो ये और चला जाता, अब उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। लेट्स से यहां तक आ गए हम, फिर हम यहां से वापस करते हैं तो ये फिर रिटेन करता है उल्टी डायरेक्शन में। ऐसे बेटे ये साइकिल्स चलते रहते हैं। ओके, दिस होल लूप इज नोन एज हिस्टेरेसिस लूप। इसको बोलते हैं लैगिंग। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस मींस लैगिंग, मतलब पीछे पीछे चलना, साथ साथ नहीं चलना। देखो ध्यान से, नॉर्मली हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हमने मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज करेंगे तो ये भी सारा का सारा निकल जाएगा, ऐसा हुआ नहीं, ये लैग करा, यानी कि जब हम ये आगे चले गए तब जाके ये अपने जीरो पे आ गया। क्लियर है कि नहीं? ओके, so there is a lagging effect. It runs after it carries its functioning in a sort of lag with the exerted external field. ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड आप जीरो कर रहे हो, ये जीरो नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल फील्ड माइनस हो गया तब जाके ये जीरो हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। खास बात ये है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड रिटेन हुआ इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी या रेमनेंस। ओके, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो अटक जाए, जो रह जाए इसमें, उसको क्या बोलते हैं बेटे? रेमनेंस या रिटेंटिविटी। मींस इतना रिटेन किया। जैसे अगर आपको एक परमानेंट मैग्नेट चाहिए तो उसकी रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए, सही बात है कि नहीं? साथ ही साथ अच्छा मैग्नेट होना चाहिए तो उसकी रिटेंटिविटी बेटे हाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उसको डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं होना चाहिए। मान लो सपोज छोटा मोटा अर्थ का भी फील्ड उसको पता चला खराब कर दिया। मान लो हमारे घर में स्पीकर्स हैं, ठीक है, फोन का स्पीकर है या टीवी का स्पीकर है, उसमें मैग्नेट होता है। अगर वो रिटेंशन चलो है, लेकिन अगर वो लॉक ना कर सके, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड या हमारे घर में बिजली होती है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड उसको खत्म कर सकता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस इस पे एच पे ये खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं कोअर्सिविटी। ओके, दैट वैल्यू ऑफ एच एट विच द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सिस्टम इज रिमूव्ड, खत्म हो जाता है। ठीक है कि नहीं? कंप्लीटली रिमूव्ड, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज जब हो जाए मटेरियल, तो उस वैल्यू ऑफ एच को, यानी कि इतनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर से हमें फील्ड लगाना पड़ेगा जो कि एक तरह से क्लीन कर दे इसको। समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके, इसको खत्म कर दे, ये एक लॉक है। ठीक है, तो कुल मिला के रिटेंटिविटी या रेमनेंस या कोर्सिविटी। रिटेंटिविटी को अगर हम ध्यान दें बेटे, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिटेन्ड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है कि नहीं? और अगर मैं ऐसे बोलूं, सपोज ये एक मटेरियल है, इसकी रिटेंटिविटी अच्छी है और कोर्सिविटी भी ज्यादा है, और दूसरा ये है बेटे, इसकी रिटेंटिविटी अच्छी है लेकिन कोर्सिविटी थोड़ी सी है। मतलब समझना, मतलब ये कि जब ये मटेरियल मैग्नेटाइज करेंगे तो ये मैग्नेटाइज्ड रह जाएगा, सही बात है, ये भी मैग्नेटाइज रह जाएगा, सही बात है, लेकिन इसको ठीक ठाक नेगेटिव करंट चाहिए, नेगेटिव एच चाहिए इस मैग्नेटाइजेशन को हटाने के लिए। दैट मीन्स इसने लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर लिया। तो दिस इज गुड फॉर परमानेंट मैग्नेट, राइट? ये किसके लिए? फॉर टेम्पररी में, बिकॉज इसको थोड़ा सा भी करंट उल्टी डायरेक्शन में गया, ये वापस आ जाएगा नॉर्मल। समझ गए मेरी बात की नहीं? ओके, तो दिस इज फॉर टेम्पररी, दिस इज फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। आप नोट कर सकते हैं इसको।
ठीक है बेटे, तो ये मटेरियल एंड मैग्नेटिज्म खत्म। इसमें बस इतना ही याद रखना हमने कि 2-3 टॉपिक्स हैं, और डाइपोल का, बार मैग्नेट का जो फंडा है, बाकी मटेरियल के साथ क्या इंटरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और किस तरह टाइप के मटेरियल होते हैं हमारा बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एंड दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं। ओके, एज मच एज पॉसिबल इसको लेकिन पढ़ो, बुक पढ़ लेना लेकिन, है ना। इसमें कुछ डिटेल्स होंगी जो आई माइट हैव स्किप्ड, सो दैट्स नॉट अ पॉइंट जो मैं चाहता हूँ कि मैं ढूंढ ढूंढ के निकालूं और फिर तुम वैसे भी भूल जाओ। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लो। ठीक है, सो डू गो थ्रू इट एंड दैट्स इट। समझ आया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, एक मेन पॉइंट था वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का, मुझे पता है उसमें गलत करते हैं बच्चे, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि ये जो बिहेवियर है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का होता है, बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम मैग्नेट उठाते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ही जनरेट करते हैं। इन्फिनिट मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना जहां यूनिफॉर्म हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। फाइन, सो दैट्स इट। रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, फाइन, दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का मैग्नेटिक हिस्ट्री कह लो आप, या मैग्नेटिक लूपिंग कह लो आप, या मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है जो, तो वो लैगिंग करता है, एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं। हमारा फील्ड और उसमें जो जनरेट होता है फील्ड, वो एक दूसरे के पीछे पीछे, साथ साथ नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और मेरा बच्चों की इसमें डिसाइड कैसे करना है, ये बात ध्यान रखना। दिस वन थिंग आई हैव लेफ्ट आउट, ये जो बी एच प्लॉट की जो डायग्राम है बेटे, इसका जो एरिया है, दिस इज एनर्जी, मतलब यूज्ड इन, मतलब इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी इसको मैग्नेटाइज करने की। इसको मैंने लिखा हुआ था, क्या मतलब है इसका हमारे लिए, हाँ, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर फील्ड, अगर ये जो है ये डायग्राम बहुत वाइड बने, दैट मीन ज्यादा एरिया है उसका, तो वहां ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी आपकी उसको मैग्नेटाइज करने में, डीमैग्नेटाइज करने में। ठीक है, और अगर ये मटेरियल का जो डायग्राम है काफी पतला हो, तो तब क्या होगा बेटे। ठीक है, अच्छा, टेम्पररी मैग्नेट बच्चे ध्यान रखना, टेम्पररी मैग्नेट ऐसे होने चाहिए ना, क्या बोले इसको, रिटेन करना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। मतलब वो काफी कम रिटेंशन हो, बिकॉज हमें चाहिए नहीं उनका कि वो चिपके रहे, जैसे हमारे पुराने जमाने में बेल नहीं होती थी वो टंगड़ंग, तो सोचो मान लो हमने वो बेल दबाई, हथौड़ा टकराया और चिपक कर रह गया वहीं पे। I'll show you an example, रुको, ये कह रहा हूँ पुराने जमाने की नहीं बेल होती जो यहाँ पे भी बजती है, हमारे भी वही है आजकल। ये घंटी लगी है यहाँ पे, ओके, और बेटे यहाँ एक मेटालिक स्ट्रिप है, यहाँ एक सोलेनॉइड है, और इस सोलेनॉइड के साथ आपका स्विच लगा हुआ है। ठीक है, जैसे भी करके करंट सर्किट पूरा करके, जैसे आप स्विच, इसका स्विच स्विच जैसे वो करोगे ना टक, तो यहाँ करंट दौड़ेगा, ये मैग्नेट क्या करेगा, इसको खींचेगा, और ये किसे बजेगा हैमर, ऊपर, तो टंग बजती है ना घंटी। मान लो इसका मटेरियल जो है वो कुछ ऐसा था, हमारे यहाँ एक जबरदस्त बंदा आया था। ठीक है, जैसे ही तुमने करंट जीरो किया, इसका मैग्नेटिक फील्ड बना रहेगा और ये घंटी चिपकी रहेगी, हटेगी नहीं। ओके, समझ गए मेरी बात कि नहीं आई समझ बात। दूसरा, हमारे यहाँ वो एक बेचारे कबाड़ी होते हैं, वो घूमे रहते हैं, वो अपना एक मैग्नेट लेके, याद है, ऐसा होता है उनके पास, वो रस्सी से बंधा होता है, वो लेके चले होते हैं उसको। तो मान लो इनका जो डिजाइनर है उसने ये मटेरियल यूज किया है, मैग्नेटाइज किया हुआ है इसको, थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर, इससे वो कील छूटना स्टार्ट हो जाएंगे, जो पकड़ा हुआ था सारी मेहनत पानी में, समथिंग लाइक दैट।
ठीक है कि नहीं? थैंक यू, दैट्स इट, बाय।